कर्नल साहब आपका असेसमेंट बताइए, क्या सारी सब चीजें देखते हुए कर्नल साहब गुड न्यूज आने वाली है क्या? अरे गुड न्यूज बताइए, लोग तरस गए 3-4 साढ़े 3 महीने से, गुड न्यूज दे दीजिए। रुक गया मुझे तो जो हो रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, मुझे गुड न्यूज के कोई नजर ही नहीं आ रही कहीं से गुड न्यूज आ जाएगी। ये जो आप सीज फायर की बात कर रहे हैं ना, ये फ्रेमवर्क फॉर सीज फायर है। फ्रेमवर्क फॉर सीज फायर में एक चीज़ मैं समझता हूँ जो हो सकता है और जिसमें दोनों की सहमति हो सकती है, क्योंकि दोनों को फ़ायदा हो रहा है उसमें, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तो विश्व भर में थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट कर सकेगा और अमेरिका दुनिया को बोलेगा कि भाई देखो मेरी तो विजय हुई, पहली बात। और जंग से पहले तो स्थिति यही थी। अब यहाँ पर जैसे जनरल मोर साहब ने, बाकियों ने भी बोला कि भाई उनका तो इतना सारा नुकसान आपने कर दिया, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अमेरिका इस बात पर एग्री करेगा कि वो उनके कुछ जो वहाँ पर उनके फ्रोजन एसेट्स है ईरान में, उसमें से कुछ दे देगा, ताकि ईरान का भी जो मुद्दा है वो उसको पैसा मिले उतना जितना तकरीबन जो नुकसान हुआ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये सीज फायर या तो टिकेगा या इस पे पूरी सहमति होगी। देखिए कर्नल साहब, ये गुड न्यूज ही तो हुई। हाँ, आपने कहा हॉर्मुज़ खुल जाएगा। हाँ, मैं तो बोल रहा हूं, हमारे लिए तो गुड न्यूज है। हाँ, बिल्कुल, हमें उसी से मतलब है। बिल्कुल, उसके आगे क्या करना है। बिल्कुल। हाँ। देखिए, मैं आपको अमेरिका इस युद्ध में क्यों आया, मैं नहीं इस बात को मानता हूं कि इजराइल ने उनको पकड़ कर अमेरिका को युद्ध में घसीटना। अमेरिका के अपने इश्यूज थे और अमेरिका का अगर आप देखेंगे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उनके डीप स्टेट की। उनका एक ही मुद्दा था और वो ये था कि चाइना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, वेनेजुएला से जो कम रेट पर तेल मिलता था और बहुत ज़्यादा मिलता था, उसको रोके, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चाइना है। रशिया को तो उन्होंने जकड़ दिया यूक्रेन से, लेकिन चाइना को भी उनको कमज़ोर करना है। वो चाहते हैं कि चाइना एक जो पावर बन रहा है वो उनको ऐसा स्टेट ना हो कि जहां पर वो हमें धमकी देना शुरू करे। तो चाइना को तेल रोकने के लिए उन्होंने इसमें अपनी टांग अड़ा दी। हाँ, उनके लिए एक बहाना तो था, क्योंकि ईरान हमेशा बोलता था मर्ग भर अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई और वजह थी कि वो इस जंग में कूद जाता, क्योंकि इजराइल की लड़ाई हमस और हिजबुल्लाह से हो रही थी। ईरान का तो उनके साथ कोई मतलब ही नहीं था। वो ज़रूर है कि हिजबुल्लाह को जब वो मार रहे थे, हमस को मार रहे थे, तो ईरान की प्रॉक्सीज को मार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ईरान ओपन वॉर में आ जाता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, अब देखिए हर एंगल से अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो नुकसान पूरा अमेरिका को हो रहा है, पूरा हर एंगल से। उनके जितने भी एलाइज थे वेस्ट एशिया के अंदर, वो उन एलाइज ने दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि आप समझौता कीजिए, जंगबंदी कीजिए, सीज फायर कीजिए, क्योंकि उनको पता चला कि उनके पास ताकत ही नहीं है ईरान को रोकने के लिए। उनको इतनी मार पड़ी है कि पाकिस्तान से 13,000 फौजी और क्या क्या एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट और कई सारे एसेट भेजने पड़े सऊदी अरबिया को अपने आप को बचाने के लिए। यूएई को भी बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी। तो ओमान पर, बहरीन पर कौन जगह थी जिसको ईरान ने नहीं सोचा? तो ईरान ने उनको बता दिया, भाई तुम अमेरिकन एलाइज हो, लेकिन अमेरिका बचा नहीं पाएगा। अमेरिका तो आप बच ही नहीं पाओगे। हाँ। तो इसलिए वो सब इसमें दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर, भाई आप इस जंग को किसी ना किसी तरीके से रोको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब ईरान के जो इश्यूज हैं, आप मुझे बताइए एक भी इशू के ऊपर ईरान पीछे हटा है? नहीं। सबसे ज़रूरी क्या है ईरान का? सबसे ज़रूरी है उनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कुछ भी कीजिए, आप कितना देर कीजिए, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाकर रहेगा। वो कितनी भी एश्योरेंसेस दे दे, वो बनाकर रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद बनेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप किसी भी देश को वंचित नहीं कर सकते एटम बम बनाने से। आपने पाकिस्तान को बनाने दिया, अमेरिका वॉज रिस्पॉन्सिबल कि पाकिस्तान को आपने एटम बम बनाने दिया, तो ईरान को क्यों बनाने नहीं दे रहे हो?
तो आप अपनी लड़ाई लड़ो, इजराइल को अपनी लड़ाई लड़ने दो। हाँ, इजराइल को प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम हुआ तो उनके लिए तो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दुनिया के मैप से हम इजराइल को हटा देंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर जेन्युइन पीस आनी है, और जेन्युइन पीस आ सकती है, लेकिन उसके लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला, ईरान को ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उनका है कि हम इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से उठा के रखेंगे, हम वो स्टेटमेंट वापस लेते हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट वापस लेते हैं तो कुछ हद तक हिजबुल्लाह और हमस दोनों पस्त हो जाएंगे। इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, वो अमेरिका कह तो रहा है, क्या वो कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में मैं ईरान को शामिल करूंगा। अरे उसके बोलने से क्या हुआ? वो कह रहा मैं लेके आऊंगा। सऊदी अरेबिया जाना चाहता था, हुआ क्या? ट्रंप अगर जिस दिन ईरान अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा, माय गॉड, तो ये तो पीसफुल एरिया बन जाएगा। और अमेरिका चाहता ही नहीं है। अमेरिका ओटोमन एम्पायर खत्म करने के बाद कब उसने चाहा कि वहां पर वेस्ट एशिया में शांति हो, क्योंकि तेल का प्रॉब्लम है। यानी कि फिर वॉर होगी, 100% वॉर हो, क्योंकि ये जो मतलब ईरान छोड़ेगा नहीं अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, और अमेरिका बार बार हमला करेगा, और यानी ये चलता रहेगा। और ये जो मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि एनरिच यूरेनियम वहां से जाएगा, रशिया कहीं नहीं जाएगा। मुज्तबा साहब ने तो बोल दिया उनको, ये एनरिच यूरेनियम यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो अब क्या, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लैंड वो बोल रहा है कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। कौन देगा इनको? उनके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो क्या फेंकेगा क्या? ठीक है, आप अगला पॉइंट क्या बता रहे थे और क्या करना होगा? तो मैं ये बता रहा था, ट्रंप चाहता है कि वहां से किसी न किसी तरीके से भाग जाए, और अगर ईरान ने यही स्ट्रांग स्टैंड लिया तो अमेरिका तो डेफिनेटली भाग जाएगा, और बेइज्जती भी हो जाएगी उसकी। पूरी दुनिया में वैसे ही भी उसकी बेइज्जती हो रखी, उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ईरान माना अपने आप को एक विक्टर समझेगा, हरमुज खुल जाएगा। जहां तक इजराइल और हमस, और इजराइल हमस नहीं, हिजबुल्लाह की बात है, मैं मानता हूं कि वहां पर कशीदगी चलती रहेगी, टेंशन बढ़ता रहेगा, और वहां पर किसी भी दिन युद्ध होगा, लेकिन उसमें ईरान डायरेक्टली शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब निकल साहब हाथ क्या, ये भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं बार बार ये वॉर तो होती रहेगी, इसका खतरा बना रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर से हॉर्मुज बंद हो जाएगा डेफिनेटली। अगर वॉर तो फिर इसका मतलब लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी, उसका क्या होगा? सप्लाई चेन तो बार बार बंद होगी। फिर इसका मतलब इंडिया के लिहाज से हमको अल्टरनेट सप्लाई रूट ढूंढने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। मैं विजय जी और हम पहले यही चर्चा करते थे कि अब से पहले हम मानकर चलते थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ नहीं होगा, मिडिल ईस्ट से ऑयल आता रहेगा, कुछ नहीं करना है, और अब यानी कि कोई अल्टरनेट रूट हमें परमानेंट तौर पर ढूंढना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, और आपको करना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर बढ़ाना पड़ेगा। सरदाना शायद इसके बारे में इकोनॉमिस्ट है, वो ज्यादा बोल सकेंगे, लेकिन 100% ऐसा इंडिया को करना पड़ेगा। बल्कि इंडिया को क्यों, चाइना को भी, सब देशों को जहां से तेल आ रहा है सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, बिकॉज ये अनसर्टन रीजन है, यहां कभी भी कुछ हो सकता है। विजय जी आप बताएंगे।